आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 34 तक कवर कर लिया है। जैसा कि आप सभी लोगों ने जवाब भी दिया था कि हमारे देश में 1976 में पहली बार भारतीय जनसंख्या नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी, पहली बार की बात है। तो आप सभी लोगों ने जवाब दिया था ऑप्शन नंबर बी का जवाब। ठीक है, यही जवाब सही था। डॉक्टर करण सिंह की अध्यक्षता में तैयार की गई थी। बताइए। जी सर। यही आपका करेक्ट जवाब होता है यहाँ पर। ठीक है, तो पहली बार इस प्रक्रिया को रिप्रेजेंट करते हैं डॉक्टर करण सिंह, और यहाँ बेसिकली ऑप्शन नंबर फिर आपका बी वाला सही जाता है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। यहीं से हम लोगों को कवर करना है समाजशास्त्र का ये प्रश्न पत्र। यूजीसी नेट के लिए स्टूडेंट है, इम्पॉर्टेंट है, और एमपी सेट और एमपीपीएससी के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये पेपर इम्पॉर्टेंट है। तो जे हैबरमास की एक सैद्धांतिक सोच के किस पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है? मतलब हेलो हैबर सर। जी जे हेलो हाँ बोलिए। सर, हेबरमास के बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा ना सर, ठीक कुछ है, ठीक है, समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा बिल्कुल है। बिल्कुल बता देंगे। हैबरमास के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है, अब अगर ये प्रश्न आपको समझ में नहीं आता है तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी करवा चुका हूँ। आपके पास प्लेलिस्ट है, वहाँ से भी जाकर आप सभी लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस सवाल का जवाब बताइए कि जर्गन हैबरमास जर्मन के रहने वाले विद्वान, ठीक है, इनकी कौन से सैद्धांतिक सोच में सर्वाधिक आलोचना हुई है? प्लीज ऑप्शन आपके सामने भी। व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर, सैद्धांतिकरण की उसकी अधिक अमूर्त प्रकृति पर। ठीक है, और उपर्युक्त सभी, ये 4 पॉइंट यहाँ पे दिया गया है। और चारों में अगर मैं आपसे बात करता हूँ तो पहला, दूसरा, तीसरा को आप लगा दीजिए। जे हैबरमास के सैद्धांतिक सोच की व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर, और सैद्धांतिक की उसकी अधिक अमूर्त प्रकृति पक्ष की सर्वाधिक आलोचना हुई है। तो हैबरमास ने इन सैद्धांतिक व्यवस्थाओं का अधिक अमूर्त प्रकृति का विवेचन किया है, या एक प्रकार से वर्णनात्मक इन्होंने चर्चा किया है। जर्गन हैबरमास का आलोचनात्मक एक सिद्धांत ही है, जो आलोचनात्मक सामाजिक सिद्धांत के प्रस्तावक कहे जाते हैं। परीक्षा में अगर सवाल बनता है कि आलोचनात्मक सिद्धांत के प्रस्तावक कौन हैं, तो आप सभी लोगों को लगाना होगा नाम जे हैबरमास का नाम। और आलोचनात्मक ज्ञान की पहचान ऐसे सिद्धांत के आधार पर की है जो इसे प्राकृतिक विज्ञान या मानविकी से अलग करते हुए आत्म अभिविन्यास और स्वप्रतिबिंब और मुक्ति के माध्यम से अपने ज्ञान और मानव रुचियों में एक नए स्तर पर युगानुकूलन चर्चा किया था। और इन्होंने ज्ञान की अवधारणाओं की खोज करने के लिए 3 क्षेत्रों की पहचान किया है। जे हैबरमास ने अवधारणाओं की, ठीक है, ज्ञान की अवधारणाएं, किसकी? ज्ञान की कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं, ठीक है, ज्ञान की अवधारणाएं या कॉन्सेप्ट की खोज 3 क्षेत्रों की पहचान किया था। 3 क्षेत्रों की पहचान किया था, क्रम में है। पहला आता है विश्लेषणात्मक, दूसरा आता है अनुवांशिक, और तीसरा शामिल किया गया है इसके अंतर्गत आलोचनात्मक। ठीक है, तो हैबरमास के 3 प्राथमिक सामान्य संज्ञानात्मक क्षेत्रों में इन्हीं प्रक्रियाओं को लेकर व्याख्या किया गया है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को ध्यान रखना है। और सामाजिक सिद्धांत में
हैबरमास एक द्विस्तरीय सामाजिक सिद्धांत विकसित किया है। तो सामाजिक सिद्धांत में द्विस्तरीय, ठीक है, द्विस्तरीय अगर आपसे पूछा जाए सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, तो विकसित करने वाला विद्वान भी जे हैबरमास का ही नाम आएगा। ठीक है, तो हैबरमास एक महत्वपूर्ण विद्वान है जो आप सभी के आगामी परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। इन्होंने अपनी कुछ महत्वपूर्ण किताबें लेकर आए, जैसे एक किताब इनकी आई द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशंस एक्शन, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन एक्शन करके इन्होंने एक किताब पब्लिश किया, जर्गन हैबरमास, और सन 1981 में काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है किताब परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। तत्पश्चात इन्होंने एक और किताब के बारे में चर्चा किया था, उस किताब का नाम था द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, द स्ट्रक्चरल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फेयर। हालांकि फेमस रहा है स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन से, और ये किताब 1962 में प्रकाशित की थी जे हैबरमास ने। ठीक है, तो ये कुछ किताबें हैं, इन किताबों के बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा पता होना चाहिए। सर ये क्या सिद्धांत था? आलोचनात्मक सिद्धांत, इनका आलोचनात्मक सिद्धांत है, और सामाजिक विकास में द्विस्तरीय एक सिद्धांत आता है इनका। ठीक है, द्विस्तरीय सिद्धांत। नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट करके एक इनकी किताब आई है। ठीक है, नॉलेज एंड ह्यूमन इंटरेस्ट करके एक किताब इनकी बेसिकली शामिल किया गया, और ये जो किताब शामिल की गई 1968 में, ये 3 किताबों का नाम भी याद रखिएगा। आलोचनात्मक सिद्धांत याद रखिएगा, इसमें बेसिकली ज्ञान की जब अवधारणा बता रहे थे तो 3 क्षेत्रों पर चर्चा किया था, उसकी पहचान किया था। एक विश्लेषणात्मक है, दूसरा अनुवांशिक है, तीसरा आलोचनात्मक है। ये भी 3 बातें याद रखिएगा। सामाजिक विकास के सिद्धांत में द्विस्तरीय एक सिद्धांत आता है, इसी का सामाजिक विकास की द्विस्तरीय के सिद्धांत पर ये चर्चा करिएगा कि ये भी पॉइंट इन्हीं का है। और सैद्धांतिक सोच के किस पक्ष पर सर्वाधिक आलोचना हुई है जे हैबरमास की, तो एक व्यवस्थाओं के सिद्धांत पर, सामाजिक विकास के विकासात्मक मॉडल पर, और सैद्धांतिकीकरण में उसकी अमूर्त प्रकृति पर। ये 3 बातें आप यहाँ से भी प्रश्न से संबंध में भी याद रख सकते हैं। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर आपका डी जाएगा, जे हैबरमास से संबंध में। ठीक है, और यही पॉइंट आप लोगों को जे हैबरमास के संबंध में याद रखना होगा आप लोगों को। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर कि भारत में घटते स्त्रीलिंग अनुपात का निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है ना। अब स्त्रीलिंग अनुपात का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है जो भारत में घटते प्रक्रिया को दर्शा रहा हो, है ना। जैसे देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में महिला कामगारों का पलायन करना। क्या ये पॉइंट नंबर जो यहाँ पे मैं 3rd आप सबके पढ़ रहा हूँ कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में महिलाओं या महिला का कामगारों का पलायन करना, क्या ये कारण दर्शाता है कि घटते स्त्रीलिंग अनुपात का ये कारण है? नहीं दर्शाता सर, नहीं दर्शाता है। अतः आप विकल्प 3rd को ही चयन करिए। बाकी तो लिंग भूमिका, रूढ़ीकरण और परंपरागत भूमिका दर्शाती है। आपने पहले से ही मन बना लिया है इस परिप्रेक्ष्य में कि भाई स्त्रियां जो है ये काम नहीं कर पाएंगी, या स्त्रियां ये चीज़ें इसके लिए सुटेबल नहीं है, तो आपको ये कहा जाता है कि लिंग भूमिका रूढ़ीकरण। दहेज प्रथा और बालिकाओं के साथ भेदभाव का प्रचलन भी आप अगर इस तरीके की चीज़ें दर्शाते हैं तो भारत में ये देखने को मिलता है, घटते स्त्रीलिंग के अनुपात का एक पार्ट है। लिंग चयन के आधार पर गर्भपात हो जाना, है ना।
ठीक है। तो उसके आधार पर भी अगर ऐसी कंडीशंस होती है तो ये भी एक प्रकार से घटते स्त्री लिंग का या अनुपात को दर्शाता है, ठीक है। तो बल्कि यहाँ जो ऑप्शन सही जाना चाहिए वो ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला सही होगा इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी पेयर बताया जा रहा है कि पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नस्लीय संघर्षों में योगदान देता है। मेरा कहने का आशय ये है कि पड़ोसी देशों में आप्रवास और विकास की कमी तथा असुरक्षा की भावना पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्लीय संघर्षों में योगदान देता है। जैसे कि आप इंडिया का मैप अगर आप लोग देख रहे हैं तो जो ये एरिया बेसिकली डिफाइन होता है इसे हम लोग पूर्वोत्तर क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन्हीं क्षेत्रों पर बात हो रही है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्लीय संघर्षों में योगदान देता है। तो पड़ोसी देशों में आप्रवास एक शब्द है और दूसरा पॉइंट आता है विकास की कमी और असुरक्षा की भावना। ये पॉइंट यहाँ साक्षरता और अज्ञान, बेसिकली ये पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं करता पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्लीय संघर्ष का योगदान और ना ही असंख्यक आदिवासी का समूह यानी एकीकरण के साथ, ठीक है। परंतु पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नस्लीय संघर्षों में योगदान की अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, सही जवाब जो जाएगा वो ऑप्शन आपका यहाँ पे विकल्प जो होना चाहिए वो बी और सी होना चाहिए। और बी और सी आप यहाँ पर जो दिया गया है वो सेकंड में दिया गया है। पड़ोसी देशों में सर इसका कारण क्या हो सकता है? हाँ हाँ सर, मैं क्या हूँ सर, डी भी तो होना चाहिए इसमें। क्या नहीं होना चाहिए था? डी सर डी ऑप्शन सर। हाँ डी ऑप्शन सर। साक्षरता और अज्ञान, अभी उसी पर मैं बात कर रहा हूँ, पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिए आप सभी लोग, ठीक है। मैंने कहा आपसे कि पड़ोसी देशों में आप्रवास के कारण, ठीक है, होता क्या है कि पड़ोसी देशों में रहने के कारण लोगों के मन में उस देश का प्रभाव तथा अपने को उच्च नस्लीय गुणधर्म मानने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसकी वजह से ये कारण एक प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाता है उच्च नस्लीय गुणधर्म मानने की। आप जानते हैं गुणधर्म क्या है? गुणधर्म मानने की प्रवृत्ति यानी किसी वस्तु या पदार्थ में विशेष रूप से पाई जाने वाली, है ना, उसे हम लोग गुण धर्म का नाम देते हैं, ठीक है। किसी वस्तु या पदार्थ में विशेष रूप से पाई जाने वाली किसी विशेषता को तो हम लोग बोलते हैं ये गुण धर्म है उसका, है ना। यानी गुण विशेष की प्राप्ति के लिए धर्म या कर्तव्य को बेसिकली रिप्रेजेंट कर देता है। तो कहने का आशय मेरा ये था कि पड़ोसी देश में जो शब्द यहाँ पे प्रस्तुत किया गया आप्रवास शब्द, ठीक है, उसके कारण पड़ोसी देशों में रहने के कारण लोगों के मन में उस देश का प्रभाव और अपने को उच्च नस्ली गुण धर्म मानने की प्रवृत्ति आदि के कारण ऐसा देखने को मिलता है पूर्वोत्तर क्षेत्रों में नस्लीय संघर्ष। क्या आप लोग नस्ली शब्द एक यहाँ पर जो लिखा गया है इसका मतलब समझ रहे हैं? नस्ली का मीनिंग समझ रहे हैं? जैसे मैं कहूँ कि पालतू पशुओं का वर्गीकरण कर दीजिए आप, उसके रंग, उसके व्यवहार अथवा किन्हीं अन्य लक्षणों के आधार पर, तो वही ब्रीड कहलाता है, वही एक प्रकार का नस्ल कहलाता है ना। नस्ल संघर्ष, नस्ल, जाति, वंशावली, परिवार, इस तरीके के अर्थों को जब मैं लगाता हूं या आप लोग समझते हैं तो उसे नस्लीय संघर्ष कहते हैं। उन्हीं परिप्रेक्ष्य में ये पॉइंट आपका सत्य होता है। फिर उन्हीं संघर्षों में अगर ये शब्द की बात किया जाए तो ये आपका सत्य होता है, क्योंकि आप्रवास किसी एक भौगोलिक इकाई से किसी अन्य भौगोलिक इकाई में व्यक्तियों के आकर बस जाने को कहा जाता है, तो उसे आप्रवास कहते हैं, उसे ही आप्रवास कहते हैं। तो मेरा कहने का आशय ये था कि असामाजिक गतिविधियों में लिप्त लोग व राष्ट्र विरोधी शक्तियों में भी
नस्लीय संघर्ष का कारण होता है ना। असामाजिक गतिविधि अगर होगा, उसमें लोग लिप्त हैं, तो राष्ट्र विरोध शक्तियां भी नस्लीय संघर्ष का कारण बन जाएंगी, और यही विकास का पूरे क्षेत्र तक ना पहुंच पाना, जिसके कारण पूर्वोत्तर क्षेत्र का संपर्क देश के अन्य भागों से कम हो जाता है। जब अन्य देश से कम हो जाता है तो उन परिस्थितियों में यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग कि ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में नस्लीय संघर्ष का योगदान दे रहा है। मतलब एक धारणाएं बनाई गई है या बनी हुई है पूर्वोत्तर क्षेत्र का। उनके मन में हमेशा असुरक्षा की भावना होती है। अन्य बाहरी लोग कहीं बाहरी जमीन, संपदा और अधिकार ना कर ले, इस तरीके की उनके मन में धारणाएं बनी हुई है। तो ये संघर्ष उनके पास बना हुआ है हमेशा। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आप लोगों ने कहा कि साक्षरता तथा ज्ञान, साक्षरता तथा अज्ञान शब्द है ना। देखिए, साक्षरता से आप समझते हैं कि पढ़ने, लिखने, बोलने, प्रभावी ढंग से सुनने की क्षमता होती है। तो अगर ये क्रिया है तो जाहिर सी बात है ये संघर्ष का पार्ट तो होगा ही नहीं, ये संघर्ष का पार्ट नहीं है। लेकिन अज्ञान एक ऐसा शब्द है जो संघर्ष का पार्ट दर्शा सकता है। वस्तु के ज्ञान के अभाव को हम लोग क्या कहेंगे? अज्ञानता, है ना। अब आपको पता ही नहीं है, विकास की प्रक्रिया में कुछ सिस्टमैटिक ढंग होता है, सुव्यवस्थित प्रक्रियाएं होती हैं। अगर उसका आपके पास नॉलेज नहीं है तो जाहिर सी बात है आप उसको सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से नहीं कर पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे साक्षरता तो बेसिकली अगर मैं बात करता हूँ तो ये पॉजिटिव में है। अज्ञानता जो शब्द है वो निगेटिव में है, जो कि नस्लीय संघर्ष में योगदान देता है। तो इसलिए विकल्प डी पूर्णतः रूप से सत्य नहीं है, इसलिए हम इस सत्य को नहीं लेंगे, यानी इस डी वाले ऑप्शन का चुनाव नहीं करेंगे। लेकिन विकास में कमी और असुरक्षा की भावना ये पूर्णतः रूप से नस्लीय संघर्ष में योगदान देता है, यह पॉइंट, यानी आपका जो सी वाला है, इसलिए सी का चुनाव होगा। और पड़ोसी देशों में अप्रवास होने के कारण, मैंने अभी आपको बताया है कि एक प्रकार से ये भय बना रहता है, ठीक है, अप्रवासन का रीज़न, और ये एक भूमिका निभाता है। कारण भी मैंने बताया था कि पड़ोसी देश में रहने के कारण लोगों के मन में उस देश का प्रभाव, अपने को उच्च नस्ली गुणधर्म मानने की प्रवृत्ति आदि के कारण हो जाता है। तो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं राष्ट्र के विरोध शक्तियों में या नस्ली संघर्ष के कारण बनता है। तो वो ऑप्शन बी आपका सही बन जाता है। इसलिए आपका बी और सी ही होगा। केवल ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी का ही जवाब आप सभी लोग करें, यही आपका सही जवाब है। सेव प्लेनेट अर्थ का नारा कहां से आया है? सेव प्लेनेट अर्थ का नारा कहां से आया हुआ है आप बता सकते हैं। आसान सा सवाल है ये। सलियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ऑप्शन ए सर। ओके, सेव प्लेनेट अर्थ का नारा रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन से आया है और ऑप्शन आपने सही दिया है। पर्यावरण सुरक्षा के संदर्भ में ओजोन परत को बचाने के लिए रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन एक हुआ था, और वो सम्मेलन हुआ था 1992। और तो रियो पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत वैश्विक पर्यावरण सुरक्षा कोष की स्थापना भी हुई, और उसी समय एजेंडा 21 को भी क्या किया गया था? लागू किया गया। तो सही विकल्प ऑप्शन नंबर आपका ए सही जाएगा। 39 कल्चर एंथ्रोपोलॉजी शब्द है ये। आप सही जवाब दे सकते हैं सन 1929 में एन.के. बोस का नाम। और इससे पहले भी मैंने आपको एक प्रश्न आ चुका है, और इसका सही ऑप्शन यही करेक्ट होंगे। इन्होंने जनजाति की अर्थव्यवस्था, जातिगत समाज की भांति कृषि, शिल्प और लघु हस्त व्यवसाय की जो अवधारणा थी वो एन.के. बोस के द्वारा कल्चर एंथ्रोपोलॉजी सन 1929 में की गई थी। सही जवाब यही होगा। होमो हायरार्किक्स, मैंने अभी हाल ही में किसी बच्चे ने कहा था सर इसके बारे में नाम वगैरह सब लिखवा दीजिए। मैंने मेन चीजें बताया था। लुइस ड्यूमो। और ल्यूइस ड्यूमा ने
इस किताब में जाति व्यवस्था को एक पद क्रम के रूप में माना और हिंदुओं में वस्तु, आवास, व्यवसाय, आभूषण, भोजन आदि सभी वस्तुओं को शुद्ध और सुचिता तथा प्रदूषण में विभाजित भी किया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है किताब ये होमो हायरार्किक्स किताब, कई एग्ज़ामों में ये आ चुका है। सन 1966 यानी 1966 में ये किताब लुइस ड्यूमा महोदय द्वारा प्रकाशित हुआ है। भारतीय जाति व्यवस्था में पाई जाने वाले जो स्तरीकरण है, जो स्थिरता है, वो दिखाती है और वह विश्व के भागों में अन्य प्रक्रियाओं को लेकर पर्टिकुलर बात नहीं करती है। स्तरीकरण जैसी चीज़ या पदानुक्रम जैसी चीज़ों को प्रस्तुत करती है ये किताब। 1966 एनहिलेशंस ऑफ कास्ट एक किताब है और इस पुस्तक के बी आर अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कॉन्सेप्ट आता है 15 मई 1936 इस किताब को पब्लिश किया गया भीमराव रामजी अंबेडकर महोदय के द्वारा। और इस किताब में धर्म, जाति, असमानता के प्रति विद्रोह और सामाजिक पुनर्संरचना और वैज्ञानिक मानवतावादी मूल्यों की प्रबलता की बात की गई थी। और उसके बाद एक किताब हम लोगों ने डाइवर्सिटी का नाम पढ़ा है, विविधता के बारे में, और ये नाम किसका आता है? विविधता मुखर्जी डीपी मुखर्जी। विविधता में इन्होंने योग्यता, लिंग, जाति, प्रजाति, भाषा, चिंतन, स्तर, दिव्यांगता, व्यवहार और धर्म से संबंधित प्रक्रियाओं को दर्शाया गया। इसके अलावा मनुष्य की सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक स्थिति भी विविधता का एक मुख्य कारक के रूप में आया था और सही जवाब डीपी मुखर्जी का ही नाम यहाँ पर देखने को मिला था। ठीक है, डीपी मुखर्जी। डाइवर्सिटी जैसे शब्द यहाँ पर आता है, तो सही विकल्प इसका क्या होना चाहिए? आपका यहाँ पर ऑप्शन जो जाना चाहिए वो डी वाला ऑप्शन आपका सही होना चाहिए। विकल्प डी सही है। एंथोनियो गिडिंस ने स्ट्रक्चरल सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी थी? सर ऑप्शन सी। किसी को भी नहीं। अच्छा, संरचना और एजेंसी, बिल्कुल। यहां अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपका सी यहां पे करेक्ट होगा, क्योंकि एंथोनी गिडिंस ने संपूर्ण कृतियों में यानी पुस्तकों में विचारधारा के केंद्रीय बिंदु क्रिया, संस्था, संरचना जैसी अवधारणा रही है। गिडिंस का मत है कि साधन यानी एजेंसी मतलब अभिकरण और संरचना एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई हैं तथा इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सकता है। अतः स्ट्रक्चरल की बात करते हैं या स्ट्रक्चरल सिद्धांत की बात करते हैं तो उस सिद्धांत में प्राथमिकता किसको दी गई है? तो ऑप्शन आपका सही जाएगा तीसरा वाला, यानी सी ऑप्शन आपका सही होगा। कार्ल मार्क्स के अनुसार कामगार का अलगाव उसके किस कारणवश है? कार्ल मार्क्स का सर ऑप्शन है। ऑप्शन ए। सर ऑप्शन है। ऑप्शन है सर। उत्पाद और उत्पादन क्रियाकलाप से अलगाववाद के कारण। बिल्कुल आपने यहाँ पे सही जवाब दिया है। अलगाव व्यक्ति की वह मनोदशा है जिसमें व्यक्ति का अपने पर्यावरण, सामाजिक वातावरण आदि के प्रति उदासीनता का भाव आ जाता है। इसे स्वयं से विरक्त भी कहा जाता है या विरक्ति जैसे शब्द को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अलगाव के प्रमुख कारण श्रम का अवस्तुकरण तथा शोषण है।
जो उत्पादन की प्रक्रिया एवं उत्पाद में परिलक्षित होती है। सही विकल्प आपका ए माना जाएगा। अगले सवाल पे बात करेंगे। आधुनिक भारत में यानी आज के समय में अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण वृद्ध लोग वृद्धाश्रम में रहने लगे हैं, है ना? क्या ये बात सत्य है सर। फिर कहता है जी सर। क्योंकि युवाओं और वृद्धों के बीच असमान मानसिकता, रवैया और मूल्य अंतरपीढ़ी संघर्ष के लिए जिम्मेदार है। इस वजह से ऐसे कारण हमारे जी सर। होते हैं। तो विकल्प सर व्याख्या दिया है। और सही तरीके से इसका रीजन भी आ रहा है, तो यानी व्याख्या भी है। विकल्प बी आपका सही माना जाएगा। देखिए, यहां समझने का प्रयास करिए। अंतरपीढ़ी अंतराल होने की वजह से वृद्धों में जो वृद्धों की सोच है और युवाओं की जो सोच है उनमें अंतर है। दोनों ही अपने आप में सही मानते हैं, जिसकी वजह से मानसिकता और सोच का द्वंद्व होने लगता है। तो द्वंद्व संघर्ष में यह प्रक्रिया संचालित हो जाती है और इसी की वजह से अलगाव और समाज के विरक्ति का कारण तैयार हो जाता है। जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों के बीच में किन्हीं कारणों से आपस में तनाव आ जाए या संघर्ष की स्थिति आ जाए, तो उसी प्रक्रिया को बेसिकली ये संबोधित कर देता है। अतः मैं कहूँगा कि विकल्प जो बी है ये आपका सही माना जाएगा। देखिए, ये भी विद्वान इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 43 है ना। नाम आप सभी लोग नया देख रहे हैं, किताबें भी नई हैं, तो आप देख सकते हो कि सामने सामने तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन नहीं है जाना सर। नहीं है। लेकिन अब फिलहाल हम बात करेंगे यहाँ पे एक हेडरसन हेजल के बारे में, है ना। जो इन्होंने हेजल ने बियॉन्ड ग्लोबलाइजेशन शेपिंग एंड सस्टेनेबल ग्लोबल इकोनॉमिक नामक एक पुस्तक है। इस पुस्तक में अपनी एक सकारात्मक भूमिका निभाया है इन्होंने। तो ये मैं कहूँगा कि इसको आप ज़रूर याद रखिएगा, है ना। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और सतत विकास लक्ष्यों में अपनी एक अहम भूमिका देखने को मिलती है ये। और मैं आप सबसे कहूँगा कि पहले का तीसरे वाले का जो चुनाव जो है अवश्य करिएगा। और वाटर्स मैल्कम के बारे में बात करते हैं तो वैश्वीकरण जैसी प्रक्रिया इनके में रिप्रेजेंट होती है। और वैश्वीकरण क्या है? ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है इसको। एक विविध घटना है जो बहुपक्षीय राजनीतिक दुनिया और देश के बीच में सांस्कृतिक वस्तुओं और बाजारों की वृद्धि से संबंधित होता है। अतः आप यहाँ पर दूसरे का एक लगाना उचित समझेंगे। सतीश देशपांडे की बात करते हैं तो सतीश देशपांडे कंटेम्पोररी इंडिया अ सोशोलॉजिकल व्यू नामक पुस्तक की इन्होंने रचना किया है। और इस किताब में समाज के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है बताइए? समाज के बारे में बताया गया है। ठीक है, 2003 में ये किताब बेसिकली पब्लिश हुई थी और सतीश देशपांडे के नाम से, और कंटेम्प्ररी इंडिया आ सोशोलॉजिकल व्यू के नाम से भी ये किताब जानी जाती है। और यहाँ सही अगर हम बात करते हैं तो सतीश पांडे दूसरे ऑप्शन से मैच करेंगे, है ना। और 2003 का वर्ष भी आप इसके साथ नोट कर सकते हैं, 15 दिसंबर। A.R. देसाई की किताब की बात करते हैं, सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक की रचना इन्हीं के द्वारा की गई है। ये एक ऐसी किताब है जो बेसिकली भारतीय शैक्षिक परिदृश्य में नवीन प्रवृत्तियों मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य को महत्वपूर्ण रेंज से स्थापित करती है। अतः मैं आप सभी से कहूँगा कि
AR देसाई में सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म शब्द को मेंशन करिए। यही आपका सही है, जहां भारतीय अभिजात वर्ग के एक नए वर्ग का उदय था, है ना, उन प्रक्रिया में ये शब्द देखा गया है। तो जहां 3, 1, 2, 4 मिलेगा वह विकल्प आपका सही होगा, जैसा कि आपका विकल्प सी में दिया गया है। लैंगिक सामाजिक संगत में संगठनात्मक सिद्धांत में बताइए एक माना जाता है। क्या लैंगिक सामाजिक जगत में संगठनात्मक सिद्धांतों में से एक है? ये बात सही है? सही है। सही है। देखिए, लैंगिक सामाजिक जगत में संगठनात्मक सिद्धांतों में से एक है। लैंगिक इसलिए मायने रखता है क्योंकि देखिए यहाँ बड़ा अच्छा सवाल आया और इजी सवाल है ये, क्योंकि वह व्यक्ति की अस्मिताओं और व्यवहार परक स्वभाव को स्थापित करता है। क्या ये दोनों विकल्प सही हैं? आपके दोनों कथन सही हैं, कथन और कारण? हाँ जी सर। ओके। और बताइए व्याख्या। सर व्याख्या भी है। व्याख्या भी है, बिल्कुल आपका विकल्प बी सही होगा। देखिए, जेंडर शब्द का प्रयोग पुरुष और महिलाओं के सामाजिक और सांस्कृतिक विभेद को दर्शाने के लिए होता है कि नहीं? जैसा कि आप सबको मालूम भी है। वहीं सेक्स पुरुषों और महिलाओं की जैविक भिन्नताओं को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होता है। तो जेंडर वस्तुतः पुरुषत्व या पुरुष और स्त्री के व्यवहार की रूढ़िवादी विचारधाराओं पर आधारित हो जाता है। ऐसी कंडीशन में कहा गया कि व्यक्तियों की अस्मिताओं और व्यवहार परक स्वभाव स्थापित हो जाना। अतः विकल्प बी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 44 का। आगे आपके सामने सवाल है कि किसने आधुनिकता का एक अपूर्ण परियोजना समझा है? सर अल्थुसर। अपूर्ण परियोजना समझा है। किसने आधुनिकता को अपूर्णता के रूप में रखा है ना? और जे हैबरमास यहाँ पे करेक्ट होंगे। आधुनिकता को अपूर्ण परियोजना समझा है क्योंकि उत्तर आधुनिक विश्व को संभावना के बारे में विचार करने के पहले आधुनिकता के दायरे में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। आधुनिकता वह समाज या सामाजिक प्रयास है जो किसी पीढ़ी द्वारा समाज की नवीन आवश्यकताओं और नवीन चुनौतियों से प्राप्त ज्ञान और अनुभव के आधार पर लाए गए परिवर्तन से रिलेटेड होता है। और जे हैबरमास फ्रैंकफर्ट संप्रदाय के विद्वान हैं, इसलिए ये भी नाम आपको याद रखना होगा जे हैबरमास के संबंध में। क्वेश्चन नंबर 46 अल्पसंख्यक है और परिस्थिति है। सिख आपके सामने शब्द है, आप किसको यहाँ पे देना उचित समझेंगे? सर हस्तक्षेप ना करने वाले सिख ऐसे अल्पसंख्यक हैं जो गतिशील हैं, जो हाँ सर। गतिशील है। सिख समुदाय विश्व के कोने कोने में फैला हुआ है। अतः मैं आप सबसे कहूंगा कि एक गतिशील अल्पसंख्यक लगाइएगा यहाँ पे। जैन हस्तक्षेप ना करने वाले हस्तक्षेप ना करने वाले अल्पसंख्यक है। ये किसी के मामले में हस्तक्षेप करते ही नहीं है, जैन वाले, है कि नहीं? यहूदी एक लुप्त हो रहे अल्पसंख्यक है।
जो इजराइल, अमेरिका और भारत में कुछ मात्रा में ही रह गए हैं। तो अतः आप यहाँ पर किसको लगाना उचित समझेंगे? दूसरे को। एक लुप्त हो रहे अल्पसंख्यक। सेकंड सर। और आंग्ल भारतीय एक असहज अल्पसंख्यक है जो सदैव स्वयं को मुश्किल में पाते हैं। उन्हें अपनी सामाजिक पहचान का भय रहता है। अतः आप विकल्प का भी यहाँ पे चयन कर सकते हैं और जो आपका यहाँ पे मैच हो रहा है वो विकल्प आपका सर आंगल भारतीय को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए। आंगल भारतीय, देखिए मैंने आंगल भारतीय जो शब्द यहाँ पे प्रस्तुत किया है अभी, वो एक असहज अल्पसंख्यक से रिप्रेजेंट किया है और सदैव स्वयं को मुश्किल में पाते हैं और उन्हें अपने सामाजिक पहचान का भी क्या होता है, भय होता है। इसे आप लोग एंग्लो इंडियन पीपल के नाम से भी जानते हैं। यह एक विशेष शब्द है जो जाति और भाषा के संबंध में प्रयुक्त होता है कि नहीं? जाति और भाषा के संबंध में प्रयुक्त होता है। जाति के संबंध में या उन अंग्रेजों की ओर संकेत करता है जो भारत में बस गए हैं। समझिएगा, जाति के संबंध में या उन अंग्रेजों की ओर संकेत करता है जो भारत में बस गए हैं या व्यवसाय या पदाधिकार से यहाँ प्रवास करते हैं, उन परिप्रेक्ष्य में दर्शाता है। ये आपका एक जाति संदर्भ, ठीक है। और इनकी संख्या तो आज भारत में विशेष नहीं है कुछ खास, परंतु मात्रा प्रवासी होने के कारण उनको देश के राजनीतिक अधिकार भी प्राप्त नहीं है, परंतु एक दूसरा वर्ग उनसे संबंधित इस देश का है और उस देश के नागरिक सारे हक भी शामिल है उसमें। जैसे एक वर्ग भारत के अंग्रेज प्रवासियों और भारतीय स्त्रियों के संपर्क से उत्पन्न हुआ जो एंग्लो इंडियन कहलाता है। वह वर्ग जहां भारत के अंग्रेज प्रवासियों और भारतीय स्त्रियों के संपर्क से उत्पन्न हुआ जो एंग्लो इंडियन कहलाता है, और इन्हीं की संख्या काफ़ी है और लोकसभा में इनके विशेष प्रतिनिधित्व के लिए संवैधानिक अधिकार भी सुरक्षित किए गए हैं, है ना। और इन्हीं संदर्भ में एंग्लो इंडियन शब्द भी बेसिकली देखने को मिलता है। ओके सर। एक असहज अल्पसंख्यक है, ये शब्द भी याद रखिए। सर अभी एंग्लो इंडियन का राज्यसभा से कोटा भी खत्म कर दिया है उन्होंने, कर दिया गया। तो ये हाँ, क्या अभी हाल लुप्त की हो बात गए हैं या क्या है? नहीं, अभी आप असहज के रूप में ही रखेंगे, अभी लुप्त के रूप में नहीं कि ये लुप्त हो गया तो ऐसी कंडीशन बनी है। वहाँ लुप्त शब्द ही नहीं होगा, बेसिकली आप ये कह सकते हो कि हटा दिया गया या वहाँ से सीटों वगैरह के आरक्षण के रूप में निकाल दिया गया। तो ये एक असहज प्रवृत्ति है, इसी वजह से यहाँ पे असहज प्रवृत्ति लिखा हुआ है। आप सर थोड़ा सा गतिशील को भी बता दीजिए सर, गतिशील शब्द को सर। गतिशील शब्द, देखिए गतिशील शब्द एक प्रकार से डायनेमिक, मैं आपसे कहने का आशा ये है कि जो सिख अल्पसंख्यक हैं ये गतिशील शब्द दर्शाता है। और गतिशील अल्पसंख्यक वो होता है जैसे कि भाई आ सकता है या क्रियाएं बेसिकली कंडीशन में भूमिकाएं निभाता है, जिसमें अगर हम बात करते कभी कभी आपने देखा अभी भी हाल ही में अल्पसंख्यक को लेकर रिप्रेजेंट किया गया और उनको अधिसूचित किया गया। अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय एक आयोग है, उनमें जिनमें 5 धार्मिक समुदाय के बारे में बताया भी गया कि मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी, और ये गतिशील हैं। ये क्या है? ये गतिशील है ना। तो सिख गतिशील है, इसमें देखो आपको जैन नहीं मिलेगा, नहीं इसमें मुस्लिम मिलेगा आपको, नहीं आपको बौद्ध मिलेगा, नहीं आपको पारसी मिलेगा। ये गतिशील है, आ सकते हैं ना। गति का मतलब क्या होता है? डायनेमिक होता है, वो चीज़ें आ सकती हैं, जा सकती हैं, है ना। गतिशील है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? सर एग्जैक्ट मीनिंग जैसे सिख एक गतिशील अल्पसंख्यक, इसका मीनिंग क्या होता है एग्जैक्ट, मतलब वही समझना चाह रहे हैं आप
मोटिलिटी एक शब्द आप समझते होंगे, सभी लोगों को पता होगा। मोटिलिटी मोटिलिटी का रीज़न दर्शाती है गतिशीलता को। लोगों और वस्तुओं और विचारों की क्रियाओं को अगर आप शामिल करते हैं तो वो बताती है भाई गतिशील है, भाई आप क्या आपकी बातों को रखा जाएगा, पॉजिटिव संदर्भ में रहेगा तो रखा जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा। उन परिप्रेक्ष्य में मोटिलिटी ही एक प्रकार से गतिशीलता को बताती है। समय के साथ निरंतरता स्थान परिवर्तित करके आगे बढ़ने की क्रिया को ही गतिशील कहा जाता है सर। अब समय के साथ निरंतरता बेसिकली हो सकता है, वो आ सकते हैं यहाँ पर अल्पसंख्यक लोग, सिख वाले, ऐसा नहीं है कि नहीं है। समय अभी भी सिख हैं, पंजाबियों में पाए जाते हैं ना सिख, किसमें पाया जाता है? जी सर, पंजाबी पंजाबी सर, जी सर। पंजाबी में पाया जाता है। तो अभी ये बेसिकली हैं। अब ऐसा तो है कि नहीं कि ये ख़त्म हो गए हैं, लेकिन इनको गतिशील अल्पसंख्यक के रूप में रखा गया है, माइनॉरिटी के रूप में इनको रखा गया है ना। इन परिप्रेक्ष्य में बात होती है। अब जितनी संख्या हिंदुओं की उतनी संख्या तो सिखों की तो नहीं है, या जितनी संख्या मुसलमानों की है उतनी संख्या सिखों की भी नहीं है ना। सर हिंदुओं की भी नहीं है उतनी संख्या तो जितनी मुसलमानों की है। मुसलमान की संख्या ऐसा नहीं कह सकते। भारत में, वर्ल्ड में हाँ वर्ल्ड में की बात करो तो मुसलमान की संख्या ज़्यादा है। भारत में मुसलमान की संख्या कम है, हिंदुओं की संख्या ज़्यादा है। हाँ सर, भारत में तो कम है, लेकिन वर्ल्ड के उस पे परिप्रेक्ष्य में कह रही थी। अगर आप दुनिया के परिप्रेक्ष्य में देखोगे, तुर्की, इजराइल, सऊदी अरबी, ये हर जगह बेसिकली अगर आप बात करते हैं मुसलमानों की संख्या फिर अधिकता के रूप में देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में किसने नेचुरल एंड पॉलिटिक्स ऑब्जर्वेशंस ऑन द बिल्स ऑफ मार्टिलिटी लिखा है किताब? ये आपके सामने जॉन ग्रांट। सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, डी सही जवाब नहीं है। डी हो सकता है सर मेरे। डी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ अगर हम बात कर रहे थे जॉन ग्रांट के बारे में, तो ये ऑप्शन आपका सही चला जाता है, और इन्हीं के द्वारा ये बेसिकली किताब जो है प्रकाशित भी की गई है ना, जॉन ग्रांट के बारे में। ठीक है, जहाँ तर्क, ज्ञान मीमांसा, अर्थशास्त्र, सामाजिक और राजनीतिक दर्शन, नैतिकता, तत्व मीमांसा, धर्म, समसामयिक मामलों के ग्रंथ जैसे शब्द इसी किताब के अंतर्गत बेसिकली प्रस्तुत होते हैं, है ना। और ये किताब बेसिकली जॉन ग्रांट के द्वारा लिखी गई है सन 1962 में, 1962 में। तो याद रखने वाली चीज़ है ये, ध्यान रखिएगा। आगे सवाल कहता है कि बढ़ते सामाजिक बिखराव से औद्योगिक समाज में आत्महत्या की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब बढ़ता अगर सामाजिक बिखराव है, अलगाव हो रहा है, विघटन हो रहा है, क्या लगता है आपको कि वो आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो रहा है? जी सर, बिल्कुल हो रहा है, ये बात सही है। यस सर। व्यक्तियों पर नैतिक और सामाजिक मूल्यों के कमजोर प्रभाव के कारण अधिकाधिक संख्या में आत्महत्याएं होती हैं। जी सर, ये भी सही है, व्याख्या भी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर जा रहा है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। सर ऊपर समाज का बिखराव के कारण इंडस्ट्रियल सोसाइटी में आत्महत्या के कारण बढ़ोतरी की बात किया, नीचे व्यक्तियों पर जरूर उसके मोरल सोशल वैल्यूज कमजोर होता है, तो उसके आप बिल्कुल मैं बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा सिराज। देखिए, कह रहा है कि बढ़ते सामाजिक बिखराव या अलगाव से औद्योगिक समाज में आत्महत्या की संख्या में बढ़ोतरी होती है, क्योंकि व्यक्तियों पर नैतिक और सामाजिक मूल्यों कमजोर प्रभाव के कारण अधिकाधिक संख्या में आत्महत्या होती है। औद्योगिकीकरण के दौरे में लोगों पर काम का बोझ, तनाव, परिवार के बिगड़ते स्वरूप आदि के कारण अलगाव की जो प्रवृत्ति होती है ये देखने को मिलती है, और तनाव की जो दर है उसमें भी वृद्धि मिलती है। तो यह कहीं ना कहीं आत्महत्या का कारण बनता है सर। अतः आप ऐसी बातों को कह सकते हो कि ये व्याख्या भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में शहरी जीवन में नैतिकता का ह्रास होता रहा है,
मूल्य और मानदंड का प्रभाव कमजोर होता है, जिससे समाज की जो नियंत्रणकारी शक्तियां होती हैं वो कमजोर होती जा रही हैं, जो व्यक्ति को आत्महत्या की ओर अग्रसर कर देती है। तो औद्योगिकीकरण के कारण अपराध और समाज विरोध कार्य में क्या होती है, वृद्धि होने लगती है, और नगरों में नियंत्रण के अभाव में सामाजिक नियमों की अवहेलना भी की जाने लगती है, जिससे समाज में विघटन या अलगाव की जो प्रवृत्तियां हैं वो प्रबल हो जाती हैं। आपको बता दें, एक विद्वान का नाम आता है वॉर्न करके, वॉर्न्स। इन्होंने कहा कि आधुनिक समाज की अपेक्षा आदिम समाज के लोगों में आत्मिक संतोष अधिक और आत्महत्या और मनोरोग आदि की संख्या कम पाई गई, वो आदिम समाज में पाई गई। देखो, बढ़ते सामाजिक बिखराव की वजह से औद्योगिक समाज में आत्महत्या की संख्या में बढ़ोतरी है, ये बात सही है, जहां व्यक्तियों पर नैतिक और सामाजिक मूल्यों को कमजोर करने के प्रभाव के कारण में दर्शाती भी है। सही जवाब है ऑप्शन आपका पहला ही करेक्ट माना जाएगा। ओके, थैंक यू सर। तीव्र गति से होने वाले औद्योगिकीकरण में हो निम्न में से किसमें सफेद पोश अपराध की दर को बढ़ा दिया है? तो किसमें? बिजनेसमैन, बिजनेसमैन, ऑप्शन सी। बिजनेसमैन सर। खेतिहर मजदूर में, स्कूल टीचर में। बिजनेसमैन आप कह रहे हो सफेद पोश अपराधों की दर बढ़ा दिया है, सही बात है। सदरलैंड की यह अवधारणा बेसिकली सत्य के रूप में बिजनेसमैन की तरफ ही अग्रसर हुई, और इसमें किसी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षति नहीं पहुंचानी है, जानते हैं आप, बल्कि व्यक्ति की कमजोरी का लाभ लेना है, अपनी बुद्धि से उठाया जाना वाली जो क्रियाएं होती है उसको रिप्रेजेंट करना है। ऐसे अपराध समाज में शिक्षित और प्रभावशाली वर्ग के लोग होते हैं और वो इसका फायदा उठाते हैं। ये एक प्रकार से सफेद पोश अपराध कहलाता है। जैसे मान लीजिए आपने कहीं से कोई सामान या वस्तु परचेज किया, लेकिन आपके पास साक्ष्य का होना जरूरी है ना। मान लीजिए आपने ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ये आपके पास साक्ष्य होता है ना। उन परिप्रेक्ष्यों में अगर आप कैमरा वगैरह लगा है तो वहाँ पर भी हो सकता है। बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं, जरूरी नहीं कि मैं केवल यही साक्ष्य को बताऊं। तब आप वहाँ पर उसे प्रूव कर सकते हो कि वाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत ये व्यक्ति आता है, तो उसके लिए दंड भी है। इस तरीके की चीज़ें हैं। बिजनेसमैन लोग बेसिकली ये चीज़ें करते हैं, है ना, और इसे बोला जाता है एक प्रकार से सफ़ेद पोश अपराध। और ये कॉन्सेप्ट किसका है? सदरलैंड का है। आगे अगर हम बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दाब कारक है जो ग्रामीण और नगरीय प्रवास के लोग में मतलब प्रवास में योगदान देता है? देखिए, एक तो ग्रामीण निर्धनता है, ये तो सिंपल सी जी सर। नगरीय प्रभाव का योगदान देगा। और नगरीय अवसंरचना भी हो जाएगी, इस विकास मानसूनी वर्षा का ना होना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है, नगरीय क्षेत्र हो जाए, ये भी नहीं। पहला दूसरा ही सही जवाब होगा, पहला दूसरा ऑप्शन नंबर ए में ही आपका करेक्ट जवाब जाएगा ये, ठीक है। यही विकल्प आपका सही माना जाएगा इस परिप्रेक्ष्य में। सर, नगरीय क्षेत्रों में सर रोजगार के अवसर के कारण तभी माइग्रेट करते हैं सर लोग। सर सॉरी, फिर से रिपीट करिए। नगरीय क्षेत्र में रोजगार के अवसर उसको दिखाई देता है अपने जीवन यापन के लिए, तभी तो ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में लोग माइग्रेट करते हैं सर। देखिए, प्रवास में योगदान देने की प्रक्रिया में जैसे आप कह रहे हैं कि नगरीय क्षेत्रों में रोजगार का अवसर दिखता है तो इसलिए ग्रामीण के लोग वहाँ पे, भाई ग्रामीण क्षेत्रों में भी तो रोजगार का अवसर है सिराज। आप नहीं है, नहीं है का सर, पार्ट अगर हम बात करते हैं है सर, लेकिन यहाँ पे एक कुछ परिस्थिति दिखाई जा रही है कि किसके कारण लोग ग्रामीण क्षेत्र से नगर में अच्छा, चले जाते हैं। चलिए ठीक है, समझिए मेरी बात को थोड़ा सा। देखिए, गांव में अवसरों का अभाव है, गरीबी ऋणग्रस्तता होने के कारण लोग रोजगार और पैसे कमाने और लालच के कारण शहरों की ओर प्रवास करते हैं, ये बात आप मानते हैं और यही शायद कह भी रहे हैं, है ना। मानसूनी वर्षा की कमी के कारण जब खेती खलिहान सूखे होने लगते हैं तो फसलों के उत्पादन में कोई आशा ही नहीं होती है,
तो ग्रामीण जन के जो लोग हैं वो शहरी की ओर क्या कर लेते हैं, प्रवास कर लेते हैं, है ना, यही ना, बताइए। यहाँ तक तो बात तो समझ में आ रही होगी आपको कि हाँ ये बात ऐसा होता है। जी 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 सर, जी सर, जी। लेकिन अब आप देखिए आपके प्रश्न के क्वेश्चन के आधार पर अगर हम बात करते हैं विकल्पों पर, है ना, सर ये पुश फैक्टर के बारे में है। सॉरी आप थोड़ा सा समझिएगा पहले। तो देखिए अगर आपने ग्रामीण निर्धनता को रखा है तो इस वजह से ये तटस्थ 110% सही है। या तो आप पहले को चुनाव करेंगे या तो दूसरे को चुनाव करेंगे, डी और सी को तो आप एलिमेंट ही करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऑप्शन के हिसाब समझ में आएगा सर। हाँ, तो अगर यहाँ पे जैसे अगर आपने कहते, मैंने अभी आपकी इसलिए चारों बातों को बताया कि मैंने कहा कि भाई मानसूनी वर्षा का ना होना खेती को क्या कर देता भाई, नुकसान पहुंचाएगा, सूखा पड़ जाना, होगा ही नहीं। फिर भी जाहिर सी बात वहाँ के लोग, ज़्यादा वर्षा भी हो जाना फिर वहाँ से लोग का प्लान कर जाना, फसल का नुकसान होना। ग्रामीण का पर्यटन इसी पर बेस्ड है ना। तो विकल्प ये इस आधार पे अगर हम बात करेंगे तो आपका यहाँ पे केवल पहला वाला ही विकल्प यहाँ पे सही जाएगा और तीसरे वाले को आप प्राथमिकता नहीं देंगे दूसरे की अपेक्षा, क्योंकि नगरीय अवसंरचना का विकास होना भी एक प्रकार से ये आप कह सकते हो ग्रामीण के बाद इसी का नंबर ही है इस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसलिए आपका यहाँ पर ये भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, वह कार्यक्रम जो भारतीय समुदाय में संपूर्ण विकास की ओर लक्ष्य करता है। सही जवाब समुदाय विकास कार्यक्रम है भाई, समुदाय विकास कार्यक्रम ही ऑप्शन आपका करेक्ट है। चार्जर लगाने का ये आपका सही हो जाएगा भाई। उसके बाद 52 की बात करते हैं, किसी सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज का बेसिकली अगर हम बात करते हैं अध्ययन किया जाता है तो उसमें किस विद्वान का नाम आता है, किन किन विद्वानों का एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सभ्यतागत परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज का अध्ययन है ना, भारतीय समाज का अध्ययन है। तो एन.के. बोस का नाम और सुरजीत सिन्हा का नाम, जैसे ये संस्थागत परिप्रेक्ष्य में भारतीय समाज का अध्ययन इन्होंने किया है। इन्होंने ना भारतीय सभ्यता संस्कृति के बदलते स्वरूप का अध्ययन किया है, समझ रहे हैं आप, कब 1957 में, ठीक है। और इन्हीं का अवधारणा का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था और सही विकल्प बेसिकली ऑप्शन आपका डी जाएगा। 53 में देखेंगे कौन सा भारत में बढ़ते हुए जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं होता है, जीवन काल के लिए उत्तरदायी नहीं होता है इन परिप्रेक्ष्य में। तो गिरती हुई जन्म दर जो होता है ये बेसिकली बढ़ते हुए जीवन काल के उत्तरदायी के रूप में रिप्रेजेंट नहीं होता है, ऑप्शन आपका डी सही होगा। 54 निम्नलिखित में से कौन सी वह प्रमुख विशेषता है जिसके आधार पर नई पंचायती राज की व्यवस्था जो है शुरू की गई थी 54 में। तो आप यहाँ पे देखिए महिलाओं की भागीदारी हो गया, अनुसूचित जाति का ये आपका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के आधार पे। आपको पता होगा 73वें संविधान संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं को 33% का बेसिकली क्या दिया गया था, आरक्षण भी दिया गया था, है आरक्षण। हाँ, यह किसने कहा कि भारत में समाजशास्त्र भारतीय विधा समाजशास्त्र के संगम पर खड़ा है और भारतीय समाज की समझ के लिए आवश्यक पूर्व शर्त सही प्रकार का मिश्रण के रूप में रिप्रेजेंट होता है। ये स्टेट लुइस ड्यूमा का सही जवाब आता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला। आगे बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। तो क्वेश्चन आपके सामने कहता है कि जैक दरिदा ने भाषा के निम्न में से किस तक घटाया, मतलब भाषा को निम्न में से किस तक घटाया है। कहने का आशय इसके अंतर्गत ये आता है, जिससे विकल्प नंबर अगर हम 2 की बात करते हैं, जैक दरिडा ने भाषा के ऐसे लेखन का प्रतिरूप माना जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता है, अपने विषयों को बाध्य नहीं करता। इसका मानना है कि भाषा का अर्थ किसी मूर्त वास्तविकता से नहीं खोजा जा सकता है, बल्कि ना भाषा के संदर्भ में खोजा जा सकता है उसकी रचना सामाजिक रूप में, उसकी रचना सामाजिक रूप में। इसीलिए इस लेखन का जो अपने विषयों को बाध्य नहीं करता है, और यहाँ पर विकल्प जो जाने वाला है वो बी वाला ही करेक्ट होगा। किसने मार्क्स की पूर्ववर्ती दार्शनिक कार्य और उसके परवर्ती वैज्ञानिक अवधारणाओं और ज्ञान की ज्ञान मीमांसा अंतराल का पता लगाया था। आसान सा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 3 होगा सर अल्फ्रेड शुट्ज। हाँ, अल्थुजर आएगा, अल्थुजर आएगा। पूर्व दार्शनिक कार्य और परिवर्ती वैज्ञानिक अवधारणाओं और ज्ञान मीमांसा का अंतराल का पता लगाया था सन 1845 की ईस्वी में,
और ये एक फॉर मार्क्स करके किताब लिखा हुआ था 1845 में, उसी दौर में ये चीज़ें आई थी अवधारणा। सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा यहाँ पे। मार्क्सवादी दर्शन माना जाता है, वैज्ञानिक मार्क्सवादी चीज़ों को रिलेट कराता है ये स्टडीज़ इन एथनोमेथोलॉजी पुस्तक है ये, और एच गॉर्फिकेल का नाम आता है आप सब, गॉर्फिकेल। और इसमें बेसिकली वस्तुनिष्ठ जैसी किताबों को लेकर बात किया है, उन चीज़ों पर भूमिका आती है। लेखक आता है, एक नाम आता है सिमोन द बोवार, ठीक है, किताब है। और मैं आपसे सबसे कहूँगा कि दी सेकेंड सेक्स यहाँ पे करेक्ट जवाब होगा। मैं आप लोगों को इनकी किताबों के बारे में भी, लेखक के बारे में नोट भी करवाया है आप लोगों से, ठीक है। प्लीज़ एक बार उस नोट्स को भी आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, दी सेकेंड सेक्स। एंड उसके बाद अगर हम बात करते हैं एन ओकले के बारे में, तो सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी का नाम आता है। और जो है सुलामित फायरस्टोन का नाम बात करते हैं, तो इन्होंने किया है जो है दी डायलेक्टिक्स ऑफ सेक्स, द केस ऑफ फेमिनिस्ट रिवोल्यूशंस नामक पुस्तक को रिप्रेजेंट किया है। और जोडिथ बटलर का नाम आता है, और ये जेंडर ट्रबल शब्द को रिलेट कराता है, फेमिनिज्म एंड द सबवर्सन ऑफ आइडेंटिटी यानी पहचान। सही विकल्प यहाँ पर जो जाने वाला है वो ऑप्शन आपका 4 जाएगा यहाँ पर करेक्ट जवाब। बोस्टन स्कूल ऑफ रिमांड होम किसके सुधार के लिए है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा आप सभी लोग। और मैं आप सबसे कहूँगा कि किशोर अपराधी के लिए है, मैं आपको बता देता हूँ इसके बारे में। आगे हम बात करते हैं, 15 क्वेश्चन और रह गए हमारे सामने, थोड़ा सा तीव्र गति से करेंगे। निम्न में से कौन सा अभिकथन औद्योगिक संगठनों की सामाजिक संरचना के प्रतिबिंब का सूचक नहीं है? ठीक है, तो निदेशक बोर्ड में महिलाओं का प्रभुत्व आता है यहाँ पर, सही ऑप्शन है ना, क्योंकि निदेशक बोर्ड में चाहे महिला और पुरुष या किसी का भी प्रभुत्व हो तो उसकी कार्य प्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्टेटमेंट करेक्ट माना जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 62 कहा है कि वक्तव्य में बताना है आपको सही है, निम्नलिखित में से कथन का चयन करिए। और मैं आप सबसे कहूँगा कि पूर्व में के समाजशास्त्री विकास और परिवर्तन अपरिवर्तनीय तार्किक रूप से संबंधित पदों के रूप में देखते हैं, और दूसरा आधुनिकीकरण सिद्धांतवादियों के अनुसार विकास के अंतिम परिणाम समृद्धि और राजनीतिक स्थिरता को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं। अतः आप बी और सी यानी दूसरे और तीसरे का चयन करिए, दूसरा तीसरा ही सार्वभौमिकता के रूप में रखा जाएगा, सत्यता के रूप में। वक्तव्य सही है, उसने कहा है कौन सा? सभी परिवर्तन विकास है। तो देखो यहाँ कहने का आशा है कि तार्किक चीज़ें होती हैं, है ना। आपको यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में मिलेगा इस तरीके से अभिकथन वाला, है ना। कहना उचित नहीं है कि सभी परिवर्तन विकास के लिए भूमिका निभा रही हो, और विकास का अर्थ आधुनिक समय में सामाजिक परिवर्तन के लिए अनियोजित हो, यह भी कहना उचित नहीं है। तो सही जवाब बेसिकली सी होगा। नीचे दिए गए समाजशास्त्री में मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अध्ययनकर्ता कौन है? 63 नंबर का ये क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और जवाब आप बता भी सकते हो 63 का। ऑप्शन आपका सेकंड आ जाएगा, AR देसाई का नाम आएगा, ठीक है। भारतीय राष्ट्र के समाजवादी पृष्ठभूमि पर एक अहम भूमिका निभाते हैं ये। किसका विचार है कि भारतीय समाज की वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है? संभव नहीं है, ये सवाल आपके सामने प्रस्तुत है। आप कह सकते हो AK सेरम का नाम, और यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। वैज्ञानिक अनुभव परक अध्ययन संभव नहीं है, इनका ही विचार है ये, ठीक है। बाकी तो सभी लोगों ने अपने विचार जो है पॉजिटिव रूप में कहा है कि अनुभव परक अध्ययन है। भारत में तकनीकी और मानव शक्ति के पिछले दशक में बेरोजगारी बढ़ी है, क्या ये बात सही है? मैं आप सबसे कहूँगा कि बिल्कुल बात सही है। सही है सर। प्रौद्योगिकी नीति के रोजगार से संबंधित नहीं है, ये भी देखो। भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति रोजगार से संबंधित नहीं है, तो ये भी बात सही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति से संबंधित, क्योंकि सवाल तकनीकी मानव शक्ति से पिछले दशकों की बेरोजगारी में बढ़ी है, उन परिप्रेक्ष्य में पूछा, तो इसका कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है। मैं कहूँगा कि यहाँ पे लोगों की तकनीक की समझ और नए तंत्रों के उपयोग में विश्व तकनीकी को जोड़ा जा सकता है, रोजगार प्राप्त कराया जा सकता है। दोनों कार्य योजनाओं के अभाव में पाए जाते हैं, तो आपसी कार्य के योजनाओं के अभाव के परिप्रेक्ष्य में ये चीज़ें देखने को मिलती है। अतः आप विकल्प सी करिएगा, व्याख्या भी इसकी सही तरीके से आइडेंटिफाई होगी, क्योंकि तकनीक परिप्रेक्ष्य में तो जाहिर सी बात है विज्ञान प्रौद्योगिकी नीति लागू होगा। आगे हम बात करेंगे, और अगला सवाल आपके सामने कि किसने वैश्वीकरण और विश्वव्यापी सामाजिक और संबंधों में गहनीकरण के रूप में वर्णित किया है, जिसके द्वारा दूरस्थ स्थानों पर इस प्रकार जोड़ा जाता है, जो एक स्थान पर होने वाली घटनाएं
कई मील दूर हो रही प्रक्रिया को प्रभावित होती हैं और इसके विपरीत भी। स्टेटमेंट है। सही जवाब आपका एंथोनियो गिडेंस का नाम आएगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। जैक दरिदा मुख्य रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करता है? जैक दरिदा, सही जवाब होगा लोगो सेंट्रलिज्म का विखंडन पर बात करता है। सही ऑप्शन बी आपका करेक्ट माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से किसने कहा पितृसत्ता को पुरुषों के बीच सामाजिक संबंधों के ऐसे समुच्चय के रूप में परिभाषित किया गया है जिसका भौतिक आधार होता है और जो श्रेणीबद्ध होते हैं पुरुषों के बीच में ऐसी परस्पर निर्भरता या एकता पैदा करते हैं या स्थापित करते हैं जो उन्हें महिलाओं पर प्रभुत्व जमाने में मदद करती है। क्वेश्चन नंबर 68 का सही विकल्प का अगर आप चयन करेंगे तो हेडी हार्टमैन का नाम आप लोग रिप्रेजेंट करिएगा। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर जो है थर्ड वाला सही माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 में विशेष रूप से 1970 के दशक में प्रचलित किसने कार्य से आपको मार्क्सवाद और संरचनावादी के रूप में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 69 में सही विकल्प आएगा लुइस अल्थुजर का नाम। ठीक है, 70 के दशक में ये देखने को मिलता है। लुइस अल्थुजर एक नव मार्क्सवादी जनक के रूप में जाने जाते हैं और रीडिंग कैपिटल एक 1970 में उसी समय इन्होंने किताब भी लिखा था। क्या नाम था? रीडिंग कैपिटल, दास कैपिटल नहीं। ठीक है, मार्क्सवाद का 1967 का। वहीं बात करते हैं समावेशन के बारे में। समावेशन का आशय किस शब्दों से रिलेट कराएंगे आप लोग? तो जिसमें अल्पसंख्यक मेजबान संस्कृति में आत्मसात हो जाते हैं और संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, तो उन प्रक्रिया में ये चीज़ें देखने को मिलता है। और मैं आप सबसे कहूँगा कि ये तीसरा मैच हो जाएगा। बहुलवाद किस शब्द को रिप्रेजेंट करेगा? तो बहुलवाद बेसिकली राज्य अथवा सामाजिक संगठन के भीतर ऐसी स्थिति जिसमें सत्ता और अनेक समूहों के संगठनों के बीच में बटी होती है। संस्कृति ग्राहकतावाद एक शब्द आता है, ये अनेक संस्कृतियों के बीच में संपर्क की प्रक्रिया और ऐसे संपर्कों का परिणाम होता है, उसी को हम लोग संस्कृति ग्राहकतावाद कहते हैं। और बहुसंस्कृतिवाद सांस्कृतिक जो है वैविध्य की स्वीकारता और संवर्धन से होता है, चौमुखी विकास के संबंध में होता है। ठीक है, सही विकल्प आपका क्या होना चाहिए यहाँ पर? तो तीसरा सही जा रहा है, यहाँ पर तीसरा वाला आपका सही होगा। आगे बढ़ेंगे। आगे कहता है बोर्न क्रिमिनल्स। देखिए मैं इसके बारे में पढ़ा भी चुका हूँ कि अवधारणा किसके द्वारा आता है? सीजारे लोम्ब्रोसो। लोम्ब्रोसो, अच्छा सीजारे लोम्ब्रोसो सही जवाब आ जाएगा। कृषि में सामंती उत्पाद प्रणाली के दौरान किस प्रकार के कृषि से संबंधित है? तो सही जवाब मालिक और नौकर का जो संबंध है उसी संबंधित है, क्योंकि कृषि रिलेट कराया है इसने, इसलिए यही संबंध होगा। और उसके बाद ऐतिहासिक समाज के विकास के चरणों के रूप में रिप्रेजेंट करना है आपको सूची 1 सूची 2 के आधार पे, है ना। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ तो अगस्त काम्टे का नाम आप सभी लोगों ने सुना भी होगा। धर्मशास्त्री, भौतिक और प्रत्यक्ष जैसे शब्दों को मैंने कई बार आप लोगों को इसको नोट भी करवाया है, पढ़ाया भी है आपको। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं एडम स्मिथ के बारे में, तो शिकार हो गया, देहाती होगा, कृषि होगा। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, सोशल वर्क के लिए भी है, यूजीसी नेट के लिए और समाजशास्त्र वाले जो बच्चे हैं उनके लिए भी है। उसके बाद LH मॉर्गन का नाम अगर हम बात करते हैं तो उन प्रक्रिया में अगर हम बात करेंगे तो नृवंशता और बर्बरता और सभ्यता। और कार्ल मार्क्स की बात करेंगे सामंतवाद, पूंजीवाद, समाजवाद और साम्यवाद। ये 4 प्रक्रियाएं बेसिकली रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना होगा। और आप देखिए मैच करिए इस ऑप्शन का सही विकल्प क्या होना है। यहाँ पर पहला सही जा रहा है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका सही जा रहा है। उसके बाद आपके सामने आता है निम्नलिखित में से कौन सा घटक है जो क्षेत्रीय असमानताओं के लिए उत्तरदायी होता है? और ये बेसिकली आपका आर्थिक विकास जो है ना, ये क्षेत्रीय असमानता के लिए विकसित जो है एक प्रकार से उत्तरदायित्व की भूमिका निभाता है। सॉरी, असमानता की उत्तरदायित्व। निम्न में से कौन सा युग्म है जो भारत में ट्रेड यूनियन को कमजोर करने के लिए उत्तरदायी होता है? ट्रेड यूनियन जो होता है उसको कमजोर कर देता है। देखिए, बढ़ा हुआ औद्योगिक लोकतंत्र और घटती हुई जो वर्ग चेतना है, घटती हुई जो वर्ग चेतना जागरूकता, ये बेसिकली कमजोर कर सकता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन सही। बाकी तीनों आपको देखो, संगठनात्मक नेटवर्क है, वैश्वीकरण है, इसलिए पॉजिटिव है। भागीदारी है, पॉजिटिव है। सामाजिक नेटवर्क है, मोल तोल, पॉजिटिव है। प्रबंधन है कल्याण को लेकर, और जो है श्रमिक कानून को लेकर, ये पॉजिटिव है। लेकिन बी वाला जो था ना, ये निगेटिव ऑप्शन था, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही होगा। अब यहाँ पर आपका ये पेपर हो गया समाप्त। कल हम लोग बात करेंगे आप जो है MP PSC को लेकर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और अभी इसकी वीडियो और PDF मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा आपके टेलीग्राम पर। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सर।